हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। और अपना जो चैप्टर चला हुआ है बच्चों वो है वेक्टर। तो वेक्टर की आज की क्लास में हम जो अपना जो टॉपिक करेंगे, जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर होता है उसके किस तरीके से हम कंपोनेंट्स रिजोल्व करेंगे। एंड इसके अंदर यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन पहले भी दे दिया था, आज अच्छी तरीके से उसको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं बच्चों यूनिट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, अब ये वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। चलो बच्चों, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस ले सकते हो, ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हमेशा हो, एक्स एक्सिस हो, एक वाई एक्सिस हो। हाँ, ये पता है कि हमें यहाँ पर दो एक्सिस लेनी होती हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। हाँ, एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो, हमेशा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। वो कुछ ऐसे एक्स एक्सिस है तो वाई ऐसी हो जाएगी, एक्स ऐसे है तो वाई ऐसी हो जाएगी। अगर एक्स ऐसे ले रहे हो तो वाई ऐसी। हाँ, ये दोनों होंगे आपस में परपेंडिकुलर, इतना आप ध्यान रखना बच्चों। चलो अभी समझने के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर ले ली ये एक्स एक्सिस और एक ले लेते हैं यहाँ पर ये वाई एक्सिस। ऊपर तक क्लियर है? दिखाई दे रहा आपको? ओके, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो बच्चों हम यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं। पहली बात तो वो कोई वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, वो कोई आपका फोर्स वेक्टर हो सकता है, वो कोई एक्सेलरेशन वेक्टर हो सकता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक वेक्टर है बच्चों। ये मान लेते हैं आपका ये रहा, ये आपका कोई एक वेक्टर है, दिखाई दिया आपको? ये आपका कोई वेक्टर है और इस वेक्टर को नाम दे देते हैं, कोई भी वेक्टर एफ वेक्टर नाम देते हैं। मान लेते हैं फोर्स लग रहा है ऐसे, किसी पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है ऐसे, तो मान लो ये आपका कोई एफ वेक्टर है। क्या बोलो? एक एफ वेक्टर है। ये आपका कोई फोर्स वेक्टर है, ए वेक्टर है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। मैंने एफ मान लिया, चलो ए मान लो इसको बच्चों, कोई भी है, ये वेक्टर है भाई, कोई भी एक, ठीक है। तो बच्चों ये जो ए वेक्टर है इसको रियलिटी में क्या लिख सकते हो? मैंने बताया था एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो? आई कैप। क्या बोलते हो? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग क्या करते हो? के कैप। तो प्यारे बच्चों जो ये वेक्टर है इसका, ये वेक्टर एक बात और मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। क्या बना रहा है? थीटा। तो इस वेक्टर का जो ये एक्स एक्सिस पर ये जो प्रोजेक्शन है बच्चों, यहां से लेके यहां तक, दिस इज द प्रोजेक्शन। लेट दिस इज द कुछ भी ये मान लेते हैं आपका कोई ओ ए वेक्टर था, ये पॉइंट कोई बी मान लेते हैं। तो ओ बी क्या है रियलिटी में? ओ बी क्या है? ओ बी है हमारे पास में बच्चों प्रोजेक्शन। क्या बोलो? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन। इसी तरीके से इस वेक्टर का वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है क्या? ऐसे, तो वाई एक्सिस के ऊपर भी एक प्रोजेक्शन है इस ए वेक्टर का। ये मान लो सी पॉइंट आपका, तो यहां से लेके यहां तक ये है जो अपने पास में, ये है ना, ये जो है ये क्या है अपने पास में? ओसी। ओसी बच्चों है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, इस ए वेक्टर का वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन है। ये क्लियर है बात है? तो रियलिटी में ये जो ए वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। तो आपसे मैं एक बात बोलता हूं कि हम ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? तो आप इस ट्राइंगल में बच्चों ओ बी की वैल्यू निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, सिर्फ ओ बी बाय दिस लेंथ, यानी कि ओ ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? बताना बच्चों, कोस थीटा, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? कोस थीटा। तो यानी कि यहां से ओ बी की वैल्यू मिल गई मेरे को। ओ ए क्या है बच्चों? ए क्या है? ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हो आप, उसका मैग्नीट्यूड ए से भी रिप्रेजेंट, मैं ए से कर रहा हूं, तो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस
थीटा, यानी कि लेंथ तो आ गई हमारे पास में, कितनी आ जाएगी लेंथ, कितनी आ जाएगी, OB कितनी आ जाएगी हमारे पास में बच्चों, A cos थीटा, A cos थीटा। तो इस तरीके से इस A का, ये जो A वेक्टर है इसका जो ये कंपोनेंट होगा बच्चों, ये जो वेक्टर होगा, हम इस वेक्टर को AX वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं AX वेक्टर लिखना चाहूं तो उसको क्या लिखोगे आप, इस AX वेक्टर को, मतलब इस OB वेक्टर को, मैग्नीट्यूड, OB का मैग्नीट्यूड हमें पता चल चुका है A cos थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, और X एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर यूज करोगे बच्चों वो करोगे आप आई कैप। क्या यूज करोगे, आई कैप। एक बात ध्यान से देखें, तो ये जो वेक्टर आ गया OB वेक्टर, ये आ गया A cos थीटा आई कैप। क्लियर है बात, ठीक है, अच्छी बात है सर। अब आप AB की वैल्यू निकाल दो इस ट्राइंगल में, AB की, तो AB बाई दिस OA, AB बाई क्या बोलो OA, फिर से ये है परपेंडिकुलर बाई बच्चों हाइपोटेन्यूअस, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूअस होता है बच्चों साइन थीटा। फिर से यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OA साइन थीटा, और OA किसके बराबर है, A, यानी कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। सिमिलरली अगर BA या AB की वैल्यू आई हमारे पास में A साइन थीटा, तो OC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यही तो होगी OC की वैल्यू, A साइन थीटा। तो इस तरीके से A साइन थीटा आ गई बच्चों। तो यहां से मैं अब फिर से बोलता हूं कि आप OC वेक्टर, यानी कि ये जो वेक्टर है आपका, ये वेक्टर तो कौन सा है बच्चों हमारे पास में, ये जो वेक्टर है अपने पास में, एरो यहां पर लगा देता हूं, ये जो OB वेक्टर है आपका, ये जो OB वेक्टर है ये कितना आया, AX वेक्टर, जिसकी वैल्यू आई A cos थीटा आई कैप। इस तरीके से जो ये आपको दिखाई दे रहा है OC वेक्टर, और इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं AY वेक्टर, ठीक है ना, AY वेक्टर। तो AY वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, यहां पर लिख देते हैं। AY वेक्टर को लिखा जा सकता है, क्लियर दिखाई दे रहा है क्या आपको, एक मिनट देख लेते हैं बच्चों, कैमरे में दिखाई दे रहा है। तो AY वेक्टर यानी कि ये वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये लेंथ कितनी आई आपने निकाला, A साइन थीटा, A साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस के लोग यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हो बच्चों, जे कैप। क्या यूज करते हो आप, जे कैप। तो आपने जो AX वेक्टर और AY वेक्टर जो है अपने पास में, जो रियलिटी में जो AX वेक्टर एंड AY वेक्टर हैं बच्चों, यही हमारे पास में क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। जो A वेक्टर है अपना, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं। समझ में आई बात है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स लिए हमने जो प्रोजेक्शन है, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन और वाई एक्सिस पर जो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है बच्चों, वही क्या है हमारे पास में, इन दोनों इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स। हाँ, एक बात समझ में आई, अगर ये कोई एक ए वेक्टर है, अगर ये कोई ए वेक्टर है, इस वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट्स होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए कोस थीटा, मतलब थीटा के साथ में जो कंपोनेंट आएगा, आप एक्स एक्सिस के साथ मत बोलो, आप बोलो ए वेक्टर का थीटा के साथ जो कंपोनेंट आया है, ये वाला कितना है, ए एक्स, जिसकी वैल्यू ए कोस थीटा आई कैप आई है, बट ये लेंथ कितनी, ए कोस थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ए कोस थीटा के परपेंडिकुलर है ना ये, तो इसके तो परपेंडिकुलर है ये, ठीक है ना। ये आया हमारे पास में ए साइन थीटा बच्चों, क्या आया, ए साइन थीटा, क्लियर है ना। जे कैप, ये तो एक कंपोनेंट वेक्टर हो गया ना, ए साइन थीटा जे कैप, बट इसका मैग्नीट्यूड तो ए साइन थीटा है। हमें फिजिक्स में इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है बच्चों, हमें फिजिक्स में इसके मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, क्लियर है बच्चों। हाँ, इसको एक बार नोट जरूर कर लें, और क्लैरिटी लेके आता हूं मैं। क्लैरिटी कैसे लेके आओगे आपको, देखिए जरा, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, अब हमें एक बात का पता लग गया बच्चों, वो क्या है, देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जैसे अब सिंपल सी बात आपने ये सीखा है कि एक्स एक्सिस है हमारे पास में, ये कोई वाई एक्सिस है मेरे पास में, ये कोई वेक्टर है एफ, कौन सा है, एफ। ये अगर आपका कोई एफ वेक्टर, इधर फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस के साथ, मान लो कितने, एफ बराबर मान लो, एफ फोर्स लग रही है, मान लो थीटा एंगल है,
तो इस फोर्स का एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो ये प्रोजेक्शन है, ये जो लेंथ है, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा, इस फोर्स वेक्टर का इधर जो कंपोनेंट आएगा, ये वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा दैट इज एफ कॉस थीटा। यानी कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। यानी कि जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कोस थीटा, और इसके एफ कोस थीटा इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, बट ये ध्यान में रहे रिजल्टेंट बीच में होना चाहिए, रिजल्टेंट बीच में होना चाहिए। तो यानी कि ये वाला जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। क्लियर है बात, है समझ में आई बात। किसी भी वेक्टर का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस एंड उसके परपेंडिकुलर साइन, ऐसा याद रखो, थीटा के साथ कोस और उसके परपेंडिकुलर साइन, थीटा के साथ कोस और दूसरा कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। समझ आ रही बात है, क्लियर है। जैसे मैं एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल लेता हूं यहां पर, ध्यान से देखें, बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन जिसके जरिए समझ लेते हैं इसको। मैं क्वेश्चन ये ले लेता हूं बच्चों, मान लो हमारे पास में एक ब्लॉक है। हाँ, ये ट्रायंगल आपको याद होनी चाहिए बच्चों कि अगर मेरे पास में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल्स दे दी जाती, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 37 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 53। कितना होगा, 53। 37 के अपोजिट में 3, ये 4 और बड़ी वाली साइड 5। ये बात याद रखेंगे हम। जैसे आगे, क्योंकि 37 और 53 कंपटीशन में बहुत बार यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि सर साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब 37 है तो अपोजिट में एंगल 37 है ना, एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। दिस इज द साइन 37। मैं आपसे कहता हूं कि सर tan 53 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी, tan 53। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब 53 एंगल के अपोजिट में तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना 4, तो बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं मेरे को cos 37 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अब cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब 37 ही है, ये एंगल ले लिया, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो ये बेस हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो 5 है। ये ट्राइंगल आपको याद होनी चाहिए। 37 के अपोजिट 3 होता है, ये 4 ये 5, ये 37 है एंगल तो 53 होगा, क्योंकि इनका सम बच्चों कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है बच्चों 90 डिग्री। क्लियर है बात है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा सकता हूं। देखिए मान लो अपने पास में क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है मेरे पास में, ये रहा, और इस ब्लॉक का कुछ मास होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। और इस ब्लॉक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है अपना, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस ब्लॉक पर कुछ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, और वो फोर्स लग रहा है बच्चों मान लो 10 न्यूटन, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मान लो 37 डिग्री पर लग रहा है। कितने पर, 37 पर। तो सवाल ये है हमारे पास में, फाइंड component of force along horizontal and vertical direction ये सवाल है। तो ये जो आपका फोर्स है, इस फोर्स का हमें कंपोनेंट्स करने हैं। इस फोर्स के कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। हमें कंपोनेंट्स के बारे में सोच लेना चाहिए। पहले एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल ये इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है ना, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये तो होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरे पास में, और एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो दूसरी ये होगी अपने पास में वर्टिकल। कौन सी, वर्टिकल। ये आपको एनएलएम में मैं पढ़ाऊंगा कि एक्सिस कैसे सेलेक्ट करनी है। अभी हम वेक्टर के कंपोनेंट करने सीख रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको बताया था अगर ये फोर्स एफ वेक्टर है, ये फोर्स,
तो इस फोर्स का अभी हमें वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट नहीं करनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स का इस थीटा 37 के साथ इधर वाला, इधर एक कंपोनेंट आएगा इस फोर्स का, इधर एक कंपोनेंट आएगा बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो मान लेते हैं एफ एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज एफ कॉस 37, एफ कॉस 37। दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि जो भी दो कंपोनेंट्स करोगे वो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो इसके परपेंडिकुलर तो या तो नीचे की तरफ ऐसे होगा या ऊपर होगा, बट हम ऊपर वाला लेंगे क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये बीच में रहना चाहिए बच्चों। तो एक कंपोनेंट हम इधर कर देंगे, ठीक है, एफ वी मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसका वैल्यू कितना आएगा, एफ साइन 37, एफ साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपको निकालने थे सवाल में, तो ये तो निकल चुके हैं। ओरिजेंटल कंपोनेंट बोलो कितना आया, एफ कॉस 37, एफ की वैल्यू है 10, और मैंने अभी एक बार ट्राइंगल के बारे में आपको बताया था कि बच्चों ये अगर एंगल 37 है तो इसके अपोजिट साइड 3, ये 4, ये 5, ये एंगल 90। कोस 37 होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, इसमें बेस हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 5। सोल्व करोगे तो ये आएगा 8 न्यूटन, कितना आएगा, 8 न्यूटन। क्लियर? और वर्टिकल जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ साइन 37, एफ की वैल्यू है 10 साइन 37, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस मतलब 3/5, यानी कि आया 6 न्यूटन। कितना आया, 6 न्यूटन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना जो ब्लॉक है बच्चों, अपना जो ये ब्लॉक है उस पर रियलिटी में फोर्स इधर लग रही है हमारे पास में 8 न्यूटन, और इधर फोर्स लग रही है वो लग रही है 6 न्यूटन। ये 10 न्यूटन तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्ट। कुछ समझ आई बात? हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सीखा था हमने, अब उस रिजल्टेंट का कंपोनेंट्स कर रहे हैं। कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकालना हमने सीख लिया था पिछली क्लास में, अब उस रिजल्टेंट के कंपोनेंट करने हम सीख रहे हैं। समझ आ रहा है कुछ? क्लियर है? तो क्वेश्चन को आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लें बच्चों, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अब मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। मान लो हमारे पास में एक एरोप्लेन है, वो टेक ऑफ कर रही है बच्चों 200 मीटर पर सेकंड से, टेक ऑफ कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, यानी कि मैं बोल सकता हूं एन एरोप्लेन टेक ऑफ विद ए स्पीड या वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड विद एंगल 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। मतलब ऐसा सोचो, अपना जो एरोप्लेन है, मान लो कोई भी अपना जो एरोप्लेन है बच्चों, ये अपना क्या बना लिया मैंने, एरोप्लेन बना लिया बच्चों। ये देखिए, ये एरोप्लेन आपका। अब ये एरोप्लेन है ना, इस तरीके से नहीं जा रहा है, ये जो आपका एरोप्लेन है कुछ ऐसे जा रहा है। ध्यान से देखिए आप, ये आपका जो एरोप्लेन है बच्चों वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके इधर जा रहा है। कितनी रफ्तार से जा रहा है, वो जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, और ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री के साथ में वो टेक ऑफ कर रहा है। ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल वो जा रहा था, ऐसे हवाई जा रहा था, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो टेक ऑफ करने वाला है, ठीक है ना, 60 डिग्री पर कितने मीटर पर सेकंड से, 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। अब मैं तुमसे कहता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, यानी कि क्वेश्चन ये है अपने पास में कि हमारे पास में एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन वो टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड such that its
इट्स मोशन या इट्स मूविंग जो डायरेक्शन है, इस यानी कि जो वेलोसिटी है, इट्स डायरेक्शन मेक्स एन एंगल 60 degree with horizontal find horizontal and vertical component of velocity, तो आपको फिर से इस वेलोसिटी के क्या करने हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट करने हैं। क्वेश्चन समझ में आया? मान लो एक एरोप्लेन जा रहा है, उसके दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन, कर देंगे। अब इधर ये देखिए, मेरे को जितना पता है कि 200 मीटर पर सेकंड, मान लो ये v है, तो इसका जो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा, इधर जो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का, थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos थीटा। एंड ये क्या है, ये क्या है हमारे पास में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू है v cos थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट बीच में रहना चाहिए, तो मतलब इधर, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ, v वर्टिकल कंपोनेंट v कितना हो जाएगा, v sin थीटा। v की वैल्यू दे रखी है 200 cos थीटा, cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, कितनी होती है 1/2, सोल्व करोगे तो ये आएगा 100 मीटर पर सेकेंड, और इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा 200 sin 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बताना मेरे को, √3/2, सोल्व करोगे तो 103 मीटर पर सेकेंड। ये यानी कि जो अपनी जो एरोप्लेन है वो जा रही है ऐसे, वो ऐसे जा रही है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मुंह कर रही है आगे की तरफ, एज वेल ऊपर की तरफ भी उठ रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी उठती जा रही है। तो आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो है 100 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर उठने की जो रफ्तार है वो है 100 इंटू √3 मीटर पर सेकेंड, 100 √3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं ना, एक वेक्टर के क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स। तो वीडियो को पॉज करें बच्चों और इसको नोट करें, क्वेश्चन कितने भी बना सकते हैं हम, ठीक है। और देखिए आप, और देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार यूनिट वेक्टर के बारे में बात बताता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, वो कौन सा है, आई कैप। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप यूज करते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप यूज करते हैं। और मैंने ये बताया था आपको किसी भी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कई बार एक सवाल पूछ लेता है, मतलब ऐसा सवाल पूछ लेता है, एक बात ध्यान में रखना बच्चों, आप बीच में बता रहा हूँ, पहले बताना चाहिए था। जैसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, मतलब ऐसा सोचो, आपको कोई दो फोर्स दे दिए जाते हैं, क्या दे दिए जाते हैं, दो वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर है, वेलोसिटी है, फोर्स है, कोई भी है, मान लो कोई दो वेक्टर दे दिए जाते हैं, एक तो ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। आपके पास दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर्स का आपके पास मैग्नीट्यूड है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 10 है और इसके पास 7 है, 10 है और 7 है। क्लियर बात? मैं कहता हूं इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, उसका ऑर्डर क्या है, ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या हो सकता है, उसकी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है, मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है a माइनस बी, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है a प्लस बी।
तो दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होता है वो हो सकता है ए माइनस बी हो सकता है, या उससे ज़्यादा, लेस और इक्वल टू ए प्लस बी। ये बात ध्यान में रखना। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ ये क्वेश्चन, दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट की वैल्यू वो कितनी हो सकती है, तो इनका माइनस कीजिए। तो इनका रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू तो हो सकती है हमारे पास में 3, और इनकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारे पास में, वो हो सकती है 17। यानी कि इन दोनों दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है और उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो कितना हो सकता है, 3 से लेके 17 तक हो सकता है। 3 से लेके 17 हो सकता है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। कंसेप्ट समझ में आया? देखिए ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं हुए थे हमारे। जैसे क्वेश्चन ये है, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मान लो 10। आपको ऑप्शन दे देते हैं। चलो ए ऑप्शन दे दिया मैंने। ए दे देते हैं चलो 8, एंड बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 1। कितना बोलो? 1। ठीक है। बी ऑप्शन मान लेते हैं, ए की वैल्यू 4 ले लेते हैं, एंड बी का मैग्नीट्यूड कितना लेते हैं? 4। सी ले लेते हैं, ए जिसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मान लो है हमारे पास में 12। कितना है? 12। और एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ 1। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा? सवाल ये। तो इस तरीके का सवाल पूछा जाता है बच्चों कॉम्पिटिटिव में, नीट में, मतलब पूछा जाता है कि मतलब आप मान सकते हैं ट्रेंडिंग सवाल है ये। आप बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? मैंने बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स सच दैट रिजल्टेंट ऑफ, सच दैट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ 10 नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लिख दिया मैंने। वेक्टर्स सच दैट रिजल्टेंट, क्या बोलो? रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर्स इज 10। ये समय यानी कि उनका जो दो वेक्टर, उनका रिजल्टेंट 10 हो। क्या हो? 10 में कौन से वेक्टर हो सकते हैं? देखिए अगर ये क्या पहले हो सकते हैं, देखिए ए वेक्टर का अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है आपको बताइए? ए माइनस बी मतलब 7। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है? कितनी मिल सकती है हमारे पास में इसमें मैक्सिमम वैल्यू? 9। तो ऑप्शन से बाहर हो गया। तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारे पास में भाई। यहाँ पर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तो 10 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो 7 और 9 के बीच हो सकता है। हाँ अलग बात है 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। क्लियर है बात? ठीक, ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। दूसरा देखिए, ये देखिए, अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ए माइनस बी मतलब 0, और मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? 8। यानी कि 0 से 8 के बीच में 0 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो 0 से 8 तो आता ही नहीं 10। तो ये दोनों वेक्टर भी ऐसे नहीं हो सकते जिनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 10 हो। ये भी गलत है। ये देख लेते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? ए माइनस बी की वैल्यू आएगी 11। कितनी आएगी? 11। और ए माइनस बी की वैल्यू आएगी 11, और जोड़ करोगे तो कितना आएगा? 13। यानी कि ये दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, या इनके बीच हो सकता है। ये तो अब भी नहीं आया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगर ऐसे होता, मान लो एक तो होता हमारे पास में, मान लो ए होता हमारे पास में 12, एंड बी हो जाता जैसे मेरे पास में 3। कितना हो जाता? 3। तो ऑप्शन ये लेते हैं, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा
उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, a माइनस बी, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में a प्लस बी मतलब 15। मतलब इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 9 से 15 हो सकता है, जिसके अंदर 10 आता है। तो ये ऑप्शन हो जाता अगर ऐसा होता तो। अदरवाइज यहां पर क्या होगा, नन ऑफ दीज बच्चों, क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्या होगा, नन ऑफ दीज। नोट कर लें, इस तरीके से सवाल कर सकते हो ना, ठीक है बच्चों, ओके। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नहीं आया क्या समझ में, और लो क्वेश्चन इस तरीके का भाई, बोलो सर हम तो बोल ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ लिख सकते हैं। चलो कोई ना बच्चों, तो मैंने बताया आपको किसी भी वेक्टर्स के हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कंपोनेंट्स कर सकते हैं। आप कंपोनेंट्स करना सीख गए, ठीक है। मैं थोड़ी सी छोटी छोटी और बातें बताता आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, यूनिट वेक्टर। जैसे मैं क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, किसका बताओ, पहला पार्ट, कोई एक वेक्टर दे दिया जाता ए वेक्टर, ये दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप। एक दूसरा सवाल और ले लेते हैं, एक बी वेक्टर दे दिया जाता है, मान लो माइनस अंडर रूट 3i कैप प्लस j कैप। दो ही सवाल है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है। चलो एक बात देखिए, पहला तो ये वेक्टर की बात कर लेते हैं। आप समझ चुके होंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब a वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 3 इंटू आई कैप यूनिट वेक्टर होता है x एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि ये जो वेक्टर है अपने पास में बच्चों, ये 3i कैप, ये रहा, ये है 3i कैप। नहीं आया क्या समझ, इसकी लेंथ 3 है, i कैप मतलब x एक्सिस के लॉन्ग, 4j कैप का मतलब ये है आपका 4j कैप। समझ में आ रही बात, मैग्नीट्यूड है 4 और डायरेक्शन है y एक्सिस के लॉन्ग, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों ये वाला, ठीक है ना, वो होगा 3i प्लस 4j। लाइक वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ अनलाइक वेक्टर, 3i प्लस 4j। तो ये आपका कुछ और नहीं, मतलब ए वेक्टर है। क्या है बोलो, ए वेक्टर। क्या है बोलो, ए वेक्टर। क्लियर है, समझ आ रही बात, ठीक। अगर हम इस लेंथ की बात करें, तो ये लेंथ है 3 और ये हाइट हमारे पास में है 4। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। पहली बात तो इस ए वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना आसान बात है, स्क्वायर रूट ऑफ जो आई के साथ में है उसका स्क्वायर करो बच्चों, प्लस में जो जे के साथ है उसका स्क्वायर करो आप। तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 का स्क्वायर ये हो गया, तो ये आ गया 25 का स्क्वायर रूट होता 5। मैग्नीट्यूड तो 5 है, ये लेंथ 5 है। मतलब मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में ये जो वेक्टर अपना थीटा एंगल बना रहा है, तो आप इस ट्रायंगल से बच्चों टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है। और मैं आपको बता चुका हूँ ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 3 के बिल्कुल अपोजिट में ये एंगल 37 होता है, ये 90 है, तो ये कितना आ गया अपने पास में 53। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 53 है। कितनी है बच्चों, 53। समझ आ रही बात है। 10 53 की वैल्यू 4/3 होती है। तो आपको डायरेक्शन मतलब एंगल मिल गया और इसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया। कर सकते हो ऐसे सवाल भी आप। चलो ठीक, नेक्स्ट सवाल है इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। क्या बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ है माइनस अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर प्लस जे के साथ कितना है 1 का स्क्वायर। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों, इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 + 1 कितना आया 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। कितना होता है 2। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो अब डायरेक्शन की बात करते हैं, ये y है ये x है। अब आपको x एक्सिस की तरफ नेगेटिव x की तरफ -3 चलना है, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया अपने पास में। ये कितनी है वैल्यू, माइनस का अंडर रूट 3 है, और j प्लस का j मतलब y की तरफ कितना चलना है 1 चलना है, ये चला 1।
यहाँ पर पहुँचे, तो ये जो वेक्टर है आपका यही बी वेक्टर है, क्योंकि ये आई कैप है, वह 1 जे कैप। समझ रहे हो ना बात? क्लियर है? समझ आई बात? ओके, मैग्नीट्यूड पता लग गया। अब ये एंगल आप निकाल दो किसी तरीके से, मान लो अल्फा है, तो इस ट्राइंगल से फिर से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल लो। परपेंडिकुलर 1 है, बाई बेस कितना है, √3। माइनस नहीं लेंगे, अब मैं तो अल्फा निकाल रहे हैं ना भाई, लेंथ बाई दिस लेंथ, हाँ ठीक है ना, लेंथ पॉजिटिव होती है, तो tan अल्फा की वैल्यू √3 अल्फा की किस एंगल पर होती है, 30 डिग्री पर। अल्फा 30 आया है, ये 30, तो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा निकाल सकते हो आप? यस, ये थीटा जो होगा ये होगा 180 माइनस अल्फा, पूरा 180 में से अल्फा घटा देते हैं, यानी कि 180 माइनस 30 कितना आ गया, 150। कितना आ गया, 150 बच्चों। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है बोलो? ठीक है, ओके। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो बच्चों कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ताकि हमें कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रफ्तार बढ़ानी चाहिए घटानी चाहिए, हम कुछ पता लगे, ठीक है। चलो, आप यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हो, सब जानते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सुनो ध्यान से। आप सुनो, मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये पॉइंट ओ है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये पॉइंट ए है, ये ओ है, ये ए है। मैं कहता हूँ ये वैल्यू 4 मीटर थी, तो क्या आप ओ ए वैक्टर को लिख सकते हो? यस, ओ ए वैक्टर को लिख सकते हो। यस, मैग्नीट्यूड है 4 ए और एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप। मैं कहता हूँ मेरे पास भी यहाँ पर एक बी पॉइंट है और यहाँ से आप 10 मीटर ऊपर चले गए, तो क्या आप ए बी वैक्टर लिख सकते हो? यस सर, लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो है 10 और वाई एक्सिस के लॉन्ग गए हो तो यूनिट वेक्टर ही। तो मैं कहता हूँ क्या आप मेरे को ओ बी वेक्टर निकाल के दे सकते हो? यस सर। तो ओ बी वेक्टर तो किसके बराबर होगा? ओ ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर के अलॉन्ग होगा। ओ वेक्टर किसके लॉन्ग होगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के अलॉन्ग होगा। अब क्यों होगा इधर? क्योंकि लाइक वेक्टर का सम इज इक्वल टू अनलाइक वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 आई कैप प्लस में 10 जे कैप, इस तरीके से बच्चों। क्लियर है ना? क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं, कोई भी अगर वेक्टर दे दिया जाए, कोई भी एक एन वेक्टर दे दिया जाए, मतलब 2 आई कैप मतलब 3 जे कैप प्लस के कैप, कुछ इस तरीके का होता है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने आपको निकालना बता दिया है। कैसे बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर। तो यह है √14। √14 कितना है? √14। क्लियर है बात? ठीक है, ओके। अब आप इसकी एन वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्या कर दोगे? डिवाइड। अब इस तरीके के भी सवाल हमारे पास में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए किस तरीके की, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये जैसे जैसे x है, ये y है, ये क्वेश्चन है, ये अच्छी बात है ये। चलो भाई, इस डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ये एंगल जो है आपका वो है 37। तो आपको निकालना है क्या बच्चों? फाइंड जो फोर्स F बराबर 10 न्यूटन है इन वेक्टर फॉर्म। इस फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। इस फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में निकाल देंगे भाई। इसमें क्या खास बात है? इसमें कोई खास बात नहीं है। इस फोर्स को आप किस में निकालोगे? वेक्टर फॉर्म में। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल, बड़े ध्यान से देखें यहाँ पे। मान लो, देखिए कंसेप्ट को ध्यान से सीखें आप। मान लो अपने पास ये कोई ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। क्या मेरे को आप ये बता सकते हो कि जो ये वेक्टर होगा ये कितना होगा? क्या मेरे को आप ये बता सकते हो ये कितना होगा, ये वाला वेक्टर? यस सर। ये ए वेक्टर है, अगर अपना ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए मान लेते हैं, तो ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू आएगी बच्चों a cos थीटा। निकाल लोगे ना बेस बाई हाइपोटेन्यूज करके, a cos थीटा आएगी।
तो ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, a cos थीटा आई कैप। इस तरीके से ये जो वेक्टर है आपका, ये वाला जो वेक्टर है, इसको क्या निकालोगे, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता है कितना होगा, ये a sin थीटा अभी निकाला था, इनटू यूनिट वेक्टर ठीक है, ये हो गया। यानी कि a वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिए आप, a वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप, a sin थीटा जे कैप, ये वेक्टर है। मेरे को इस a वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, मेरे को इस a वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसी वेक्टर को इसको मोड से डिवाइड कर दो। क्या इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, यस सर, स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस j के साथ जो वैल्यू उसका स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर को ले लिया हमने कॉमन और स्क्वायर रूट से बाहर लेके आओगे तो a हो जाए, अंदर बचेगा, यहाँ पर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस वहाँ पर बचा sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो वैल्यू आई a। तो आपको a कैप निकालना है, तो क्या तरीका है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। a वेक्टर क्या है, ये रहा, इसमें से भी हम a को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप बाई इसका मैग्नीट्यूड है, डी कैंसिल हो गया, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास में बच्चों cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब निकाल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, यूनिट वेक्टर 1 आना चाहिए, मैग्नीट्यूड आई के साथ वाले का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 आएगा। यानी कि कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है, कोई भी वेक्टर दे रखा है और वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो जो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उस वेक्टर के डायरेक्शन के लो, ये हो जाएगा cos थीटा आई कैप sin थीटा जे कैप। क्लियर है ये बात, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर बच्चों, उसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। देखिए अब यहां पर देखें, मैं कह रहा हूं फाइंड फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन क्या, मैग्नीट्यूड, बस हमें डायरेक्शन मतलब पता लग जाए तो आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। क्या इस फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, कैसे, मैं आपको बताता हूं। किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर लिखने का तरीका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। अब इस फोर्स का क्या पता आपको, मैग्नीट्यूड, अगर यूनिट वेक्टर पता लग जाए तो सवाल आसान है। तो यूनिट वेक्टर तो निकाल सकते हो इसके डायरेक्शन में आप, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या यूज करोगे आप, एफ कैप, क्या यूज करोगे बोलो, cos थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। cos थीटा, थीटा है ये, तो cos 37 आई कैप साइन 37 जे कैप। और मैंने ये ट्राइंगल बताई हुई है आपको, ये एंगल अगर 37 है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5। cos 37 के परपेंडिकुलर ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये वैल्यू आई 4/5 आई कैप, साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5 जी कैप। तो अब आपको ये पता लग गया कि अब आप इस फोर्स को बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। क्या बोलो, मैग्नीट्यूड इस फोर्स का इनटू में यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड तो 10 है, आपको दे रखा है। अब यूनिट वेक्टर क्या है बोलो, यह है 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। बच्चों यहाँ से 5 को कॉमन ले लो, 5 से कैंसिल हो जाए, या 10 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आई कैप प्लस में कितना आ जाएगा, ये 6 जे कैप। ये फोर्स आ गई अपने पास वेक्टर फॉर्म में। किस में आ गई, वेक्टर फॉर्म में। या एक तरीका ये था बच्चों कि आप इस फोर्स के कंपोनेंट्स कर लो। इधर कंपोनेंट्स इस फोर्स का कितना आ जाएगा, F cos थीटा मतलब F cos 37, F की वैल्यू है 10, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, या फिर ये
एक ही बात है ना, ये आएगा एफ साइन 37, ये एफ साइन 37 है तो ये भी वही होगा ना। इसको भी सोल्व करोगे तो ये 6 आएगा, ये 8 आएगा। समझ रहे हो ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 8 लग रही तो 8 आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग 6 लग रही तो 6 जे कैप। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? क्लियर है ना, आ रहा है ना समझ में? तो आप किसी भी वेक्टर को, एक बात सोचो, आपने क्या सीखा आज? किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट करना सीखा है। किसी भी वेक्टर के क्या करने सीखे हमने? कंपोनेंट्स। दूसरी बात, कंपोनेंट्स हम कर सकते हैं। हम कंपोनेंट्स करने के बाद भी मैंने आपको सवाल करवाए हैं। एक इस टाइप का सवाल करवाया है मैंने कि कोई भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? a माइनस बी से a प्लस बी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया है ये बच्चों कि किसी भी वेक्टर जिसका कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा हो और एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल दे रखा हो तो उस फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। उस फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है? समझ आ रहा है? नोट कर लें। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, और आज का आपका ये लास्ट टॉपिक होगा। वेक्टर की फील पूरी फिजिक्स में आएगी बच्चों। एक बार मुश्किल होगी हमें बस करने में वेक्टर में। आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्या चीज़ पढ़ रही, क्या वेक्टर, आज तक कभी नाम ही नहीं सुना हमने तो, ठीक है ना। बट उसके बाद आसान लगेगा आपको बिल्कुल। उसके बाद है बच्चों अपने पास में छोटी सी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको, एक पोजीशन वेक्टर का। छोटी क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसका भी फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब ऐसा सोचो कि मेरे पास में बच्चों ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ पर कोई पॉइंट है बच्चों, मान लो ए, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे x1, y1, z1। तो इस पॉइंट ए को अगर आप ओरिजिन से मिलाओगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। एक वेक्टर मिला बच्चों, ओ ए वेक्टर। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होता है, और इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए आर ए वेक्टर। एक पॉइंट और है मेरे पास में, मान लो ये रहा बी पॉइंट, x2, y2, z2 दिखाई दे रहा आपको, x2, y2, z2, ठीक है। और इस पॉइंट को भी अगर हम बच्चों ओरिजिन से मिलाएं तो आपको एक वेक्टर मिल रहा है, ओबी वेक्टर। और ये ओबी वेक्टर क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। और इस पोजीशन वेक्टर को मान लिया आर बी वेक्टर। तो क्या मैं आपसे पूछता हूं कि आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हो? यस। तो बच्चों यहां पर ये एक क्लोज लूप बन जाती है। देखिए ये वेक्टर और इस वेक्टर का सेम ऑर्डर है और इसका ऑर्डर अपोजिट है, तो इस क्लोज लूप में इन दोनों को लाइक वेक्टर बोल सकते हो, एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही सेंस में है। तो मतलब इन दोनों वेक्टर का सम इज इक्वल टू अनलाइक वेक्टर। मतलब ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ओ बी वेक्टर होगा। यहाँ से आप ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालो और ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर की जो वैल्यू आई बच्चों वो आई है ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो एक फॉर्मूला मिल गया मेरे को यहाँ से। मान लो आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर टर्मिनल पॉइंट का माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रही बात? क्लियर? ओके। अच्छा यहाँ पर एक बात और बता देते हैं आपको, अगर ओ ए वेक्टर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? ओ ए वेक्टर, ये वेक्टर क्या है? ओरिजिन का मतलब ये होता है 0, 0, 0, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 होती है। तो ये वेक्टर अगर निकालना आपको तो कैसे निकालोगे बच्चों? x1 माइनस यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, क्या आएगा? x1 माइनस 0 आई कैप प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, y1 माइनस y कोऑर्डिनेट यहाँ पर फिर से 0, y1 माइनस 0 जी कैप
प्लस में z1 माइनस 0 ठीक है। तो ओ ए वेक्टर जो आया बच्चों हमारे पास में वो आया है x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि ओ बी वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास में x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और मैं ए बी वेक्टर निकालना चाहूँ तो ए बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट, जिसको आप आर बी वेक्टर बोल रहे हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। और ये आपने आर बी वेक्टर निकाल लिया, आर बी वेक्टर निकाल लिया है, ये रहा आर बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। ये यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस आर ए वेक्टर कितना है x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। अब सब्ट्रैक्ट तो करना आता है, इसमें से और इसमें से i कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ x2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का x1 बचेगा। दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो ये बचेगा बच्चों कुल मिला के x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 ठीक है। ये आया, समझ में आया ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकाला आपने, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप, x y z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। ठीक है, इसको एक बार नोट जरूर कर लें बच्चों। अब देखिए एक सवाल, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास में कोई दो पॉइंट है बच्चों, ठीक है, मेरे पास में कोई दो पॉइंट, इफ ए पॉइंट है 2,1,0 एंड बी कॉमा है 3,4,1, तो आपको क्या करना है, फाइंड ए बी वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर along ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, ए बी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। चलो निकाल देंगे, इसमें क्या खास बात। चलो पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं ना। तो ए बी वेक्टर अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। चलो बोलो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 i कैप प्लस 4 माइनस 1 j कैप, 1 माइनस 0 k कैप। तो आपका ये आएगा बच्चों i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर। अब ना आप इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं, पता लग